नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में क्लास 12th NCERT चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी चीज़ें उस चैप्टर में पढ़ ली हैं उसके बारे में एक बार शॉर्ट रिविजन हम लोग कर लेते हैं। तो जब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में समझा था तो हमने देखा था कि इतने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। किस चीज़ को एंड्रोशियम बोलते हैं, किस चीज़ को गाइनोशियम बोलते हैं, पुमंग क्या होता है, जायन क्या होता है, फिर पुमंग में कितने भाग होते हैं, यानी कि उसकी एक सिंगल यूनिट के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि उसे हम स्टेमिन बोलते हैं, है ना। फिर स्टेमिन के पार्ट्स को जो हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया तो उसमें कई चीज़ें मिली हैं, है ना। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो चैप्टर है वो टोटली 3 चीज़ों में 3 खंडों में विभक्त है, ठीक है। और वो 3 खंड कौन से हैं? एक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन पूर्व संरचना या घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं, यानी कि जो परागकण होते हैं, यानी जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है या फिर उनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोगों ने समझा था कि स्टेमिन क्या होता है। बेसिकली स्टेमिन में क्या चीज़ होती है, फिर हमने देखा कि स्टेमिन में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और जो कि बाद में फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एंथर, तो बाद में वो क्या बन जाती हैं, वो वहाँ पर बन जाती है पॉलन सैक, या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पराग पुट बोलते हैं। वे जो है वो डेवलपमेंट के बाद जब परागकण का निर्माण हो जाएगा और फिर वो जब डेवलप हो जाएंगे, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, तो इसका मतलब परागकण का मैच्योर हो जाना, उनका परिपक्व हो जाना, ये दर्शाता है कि एंथर जो है, यानी कि जो स्टेमिन का जो ऊपर वाला पार्ट है, एंथर यानी कि परागकोश जो है वो क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है ना यार। परागकण अगर पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं, इसका मतलब एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, जो परागकोश है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डेस्जेंस, यानी कि परागकोश का स्फुटन। उसके बारे में आज हम लोग क्लियरली सब कुछ बातें करेंगे, यानी कि हम लोग आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है, क्योंकि परागकण का निर्माण हो गया, कैसे हुआ था, एक बार हम उसी चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं। और जो चीज़ हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता दिया था कि कैसे होता है, ठीक है। एक बार फिर से उस चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, और यहाँ पर लघु बीजाणु का संबंध किससे है? परागकण से है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में रिकॉल करो कि हम लोगों ने पहले क्या समझा था। पहले मैंने आपको बताया था कि जो परागधानी होती है, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, एक परागकोश के अंदर, ठीक है, परागकोश के अंदर टोटल कितनी परागधानियां होती हैं, ठीक है, टोटल कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी की 4 लेयर्स होती हैं। उन 4 लेयर के बारे में हमने समझा था, ठीक है। क्या क्या था? बाह्यत्वचा, अंतस्थिशियम, मध्य परत, और एक थी टैपिटम। टैपिटम इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, क्योंकि वो क्या करती है, जो परागकण बन रहे होंगे उन्हें खाना प्रोवाइड करेगी, उन्हें खाना पीने की व्यवस्था उनकी कर देगी, ठीक है। तो अब 4 लेयर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। 4 लेयर्स होती हैं और एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होंगी, और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में चारों तरफ उसकी 4 लेयर्स जो हैं उसको घेर कर रखेंगे। उन 4 लेयर्स के बीच में एक सेल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग स्पोरोजीनियस सेल बोलते हैं या फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू। टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल, मैंने पहले भी उस चीज को बोला है और आप भी जानते हो, ठीक है, कि जो सेल्स का जो ग्रुप होता है वही क्या होता है, बेसिकली टिश्यू होता है, ठीक है। तो टिश्यू या फिर मैं सेल इसको बोल सकती हूँ, और हर एक सेल जो होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू का वो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु जनन ऊतक, क्योंकि हम लोग समझ रहे थे कि स्पोरोजेनियस सेल या फिर स्पोरोजेनियस टिश्यू से क्या बनेगा, सेल बनेगी, ये बनती है। और मदर सेल्स को क्यों बोला जाता है, क्योंकि मदर सेल की तरह ये बिहेव करती है, हर एक सेल मदर सेल की तरह बिहेव करती है, और क्योंकि हर एक सेल के पास वो कैपेसिटी होगी, यानी कि स्पोरोजेनियस
सेल की, हर एक सेल के पास वो कैपेबल होगा, वो उसके पास वो कैपेसिटी होगी, वो पावर होगी कि वो क्या बना सके, परागकण का निर्माण कर सके, यानी कि वो पॉलन ग्रेन बना सके। इसीलिए उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है। ठीक है, तो लघु विषाणु मात्र कोशिका जो होती है वो क्या करती है फर्दर, ये कैसे होगी, ये हमारी डिप्लॉयड होगी, यानी कि द्विगुणित, है ना। ये मैंने बताया था कि द्विगुणित कोशिका होगी, यानी कि 2n होगी ये। और फिर इससे क्या होगा, ये सेल हो मान लो, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। फिर इससे जब इसमें क्या होगा, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि ये द्विगुणित है, ये कैसी है, द्विगुणित है, तो जब इसमें मियोसिस होगा, ठीक है, जब इसमें मियोसिस होगा तो ये डिवाइड होकर के टोटल 4 सेल बना लेगी, और 4 सेल जो होंगे वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, यानी जब मियोसिस होता है, तो मियोसिस के दौरान यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, क्योंकि जो सेल होती है जिससे अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है वो कैसे हो, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड कब बनता है, जब मियोसिस हो। इसके अगर हम उसमें मियोसिस हो रहा है तो एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलती हैं। ठीक है, 4 अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, तो इसी की एक डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं कि लघु विषाणु जनन की परिभाषा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, परिभाषा लिख देते हैं। परागकोश की प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में पाई जाने वाली पराग मात्र कोशिका जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और शॉर्ट में से हम बोलेंगे MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो कि कैसे होती है, जो कि द्विगुणित यानी डिप्लॉयड कोशिका होती है। चार अगुणित तो पराग मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो कि कैसे होती है, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होगी, उससे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन द्वारा चार अगुणित यानी कि हैप्लॉइड पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है।
तो ये टोटल परिभाषा है किसकी, माइक्रोस्पोर जेनेसिस की, ठीक है। और इस क्रिया को यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये है डेफिनेशन, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक उन्होंने जितना पढ़ा है वही हमारा माइक्रोस्पोर जेनेसिस है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कि पराग कोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है, वो डायसियंस कैसा होता है। इस प्रोसेस में एक लाइन और ऐड करनी है, ठीक है, उसे भी यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो वो जो लाइन है वो ये बताती है, क्योंकि जब माइक्रोस्पोर जेनेसिस होता है तो एक जो डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं, वो किस अरेंजमेंट में अरेंज होती हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो जो सेल्स बनती हैं 4 हैप्लॉयड, जो 4 परागकण बनते हैं, जो 4 परागकणों का निर्माण होता है, वो एक्चुअल में हैप्लॉयड जो होते हैं चारों, वो टेट्राड की फॉर्म में, यानी कि चारों टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी चतुष्क बना करके रहते हैं। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार से चतुष्क इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कि वो चारों ही जो हैप्लॉयड सेल्स हैं वो टेट्राड बना करके रह रहे हैं, ठीक है। तो अतः परागकण चतुष्क यानी कि टेट्राड में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। चारों जो हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे, यानी 4 जो हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, उनकी मैं बात करें, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। अब हमें समझना है परिपक्व पराग कोश का स्फुटन। अब हमें समझना है क्या, परिपक्व पराग कोश का स्फुटन, ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेहिसिंस ऑफ मैच्योर पॉलन। अब परागकण का निर्माण तो हो गया है, अब वो बाहर कैसे जाएंगे फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन होगा, उसके लिए परागकण का एंथर से बाहर आना जरूरी है, ठीक है। तो जब परागकोश का स्फुटन होता है वो कैसे होता है, यही चीज हमें समझनी है। मैंने कहा है कि जो परागकण होते हैं वो टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर। लघु बीजाणु धानी में जो परागकोश हैं, क्योंकि परागकण है, लघु बीजाणु धानी में जो परागकण है वो एक दूसरे से थोड़े अटैच रहते हैं। अब देखो पॉलिनेशन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कम होते हैं, कम चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पॉलिनेशन है वो चांसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो लक पर डिपेंड करता है कि जो पॉलन जाए मुश्किल से वो निषेचन जो प्रोसेस होगा जो स्टिग्मा पर लैंड कर सके, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कम चांसेस, इसी चीज़ को देखते हुए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में भी बनते हैं, यानी कि 1000 यानी 10,000 तक की संख्या में, इससे ज़्यादा ही संख्या में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका निर्माण होता है, क्योंकि पॉलिनेशन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है।
तो पॉलिनेशन तो करवाना है, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए, स्टिग्मा पर जाने के लिए, पॉलिनेशन जब होता है तो उसके लिए परागकण की मात्रा भी अच्छी खासी चाहिए होती है, ठीक है, ताकि परागकणों का, क्योंकि लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ तो बचेंगे ही जो उस पर जा सके, ठीक है। तो ये लॉस भी हो जाएगा बहुत सारे मतलब पॉलन ग्रेन्स का, इसीलिए वो संख्या में बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, हजारों की संख्या में बढ़ते हैं। तो डेहिसेंस ऑफ मैच्योर पॉलन, इसे हमें पढ़ना है। अब हम समझते हैं कि पॉलन ग्रेन, उससे हमें पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी कि स्ट्रक्चर कैसी थी। इसके बाद क्या होता है, कनेक्टिव होता है, चारों लघु बीजाणु धानी होती है, तो बीच में कनेक्टिव होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 4 लघु बीजाणु धानी हमारी उपस्थित होती हैं। गोल क्यों होती है मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि हम उसका ये जो है वो टॉप व्यू है, ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद परतों का निर्माण भी होता है, परतें होती हैं चारों की तरफ, है ना, तो इसकी चारों तरफ भी हम परत बना देते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ भी परत होती है। ठीक है, बीच में क्या होता है, कनेक्टिव होता है। अब यहाँ पर हम अगर हम इसकी लेबलिंग करें, परागकण हम बना देते हैं, ठीक है, ऐसे परागकणों का निर्माण कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि ये परागकण जो है वो एक दूसरे से चिपक कर क्यों है, आप बनाना चाहती मैम तो इस तरह से ऐसे भी बना सकती थी, पर उसका कारण अभी समझो, ठीक है। पहले हम सभी में ऐसे परागकणों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये परागकण है प्रत्येक, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा आपको। स्फुटन की जब बारी आती है तो इसके अंदर परागकणों का बाहर निकलते हैं। बाहर कैसे निकलते हैं, अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि परागकण जो है वो एक दूसरे से चिपक कर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो है एक कैलोलोज की परत होती है। किसकी परत होती है, कैलोज की। इसके अंदर कैलोज की परत है, कैलोज की परत, यहां पर लिखना जरूरी नहीं, कैलोज की परत। ये क्या होते हैं, ये परागकण है, परागकण, ठीक है। परतों का निर्माण है, ठीक है। एक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक की बात कर लेते हैं। तो सबसे बाहर वाली है, मान लो बाह्य त्वचा, फिर उसकी अंदर वाली है, ये बीच वाली है अंतःस्थिशियम, फिर इसके अंदर वाली लेयर है मध्य त्वचा, और सबसे अंदर है टेपिटम। टेपिटम, ठीक है। तो ये 4 लेयर्स हैं। जब स्फुटन की बारी आती है तो सबसे बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं वही रह जाती हैं, और टेपिटम और जो मध्य त्वचा है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट कैसे होती है, देखो, सभी जो परागकण होते हैं लघु बीजाणु धानी के अंदर, वो एक दूसरे से कैलोज की परत के द्वारा, कैलोज की परत होती है उसका निर्माण हो जाता है, और वो एक दूसरे से उसी परत के द्वारा चिपके रहते हैं। इसके बाद टेपिटम जो है एक एंजाइम का स्त्रावण करता है, जो कि उस परत को तोड़ देता है, और जिसके कारण से जो परागकण है वो एक दूसरे परागकणों से अलग हो जाते हैं। यानी कि परागकण मान लीजिए ये इस तरह से चिपके हैं, और जब वो एंजाइम का स्त्रावण होता है टेपिटम के द्वारा, जो कि उस कैलोज की परत को नष्ट कर देता है, तो परागकण जो है वो इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, मध्य त्वचा और टेपिटम दोनों नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि टेपिटम का काम क्या था, उसको फूड प्रोवाइड करना, और जब वो परिपक्व हो चुकी है तो ये क्या करेगी, उसमें क्या करेगी, एक काम और कर देगी, उन दोनों को, उन सभी परागकणों को एक दूसरे से अलग कर देगी, ठीक है, दूर दूर कर देगी। और फिर टेपिटम और जो मध्य त्वचा है ये दोनों ही कैसी हो चुकी हैं, ये दोनों ही नष्ट हो चुकी हैं। अब बची कौन सी, अंतःस्थिशियम और बाह्य त्वचा। अब क्या होता है, इनके जो परागपुट, ये प्रत्येक जो इनमें निर्माण हो जाता है परागकण का, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में जब परागकणों का निर्माण हो जाता है तो प्रत्येक बीजाणु धानी क्या बन जाती है, ये लघु बीजाणु धानी से क्या बन चुकी है, अब ये पराग
पुट बन चुके हैं, परागपुट। पोलन सैक जिसे मैंने बोला था, ठीक है, पोलन सैक बोला था। ये पोलन सैक जब बन जाते हैं तब क्या होता है, क्योंकि टेपिटम और मध्य त्वचा दोनों ही नष्ट हो चुकी हैं, तो अब अंतस्थीशियम से क्या होता है, वाटर लॉस होता है। जल जो है वाष्प के द्वारा वायु में जाता रहता है, ठीक है, वाष्प बनेगा, तो ये वाष्प के द्वारा इसमें क्या होगा, वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होता है, ठीक है। अंतस्थीशियम में से क्या होगा, वाटर लॉस, यानी कि जल ह्रास होता है। वाष्प के द्वारा जो है पानी उड़ जाता है, जिसके कारण बाह्य त्वचा को आसानी होती है कि इसकी बाह्य त्वचा की जो सेल्स हैं वो अंतस्थीशियम को क्या करती हैं, दबाती हैं और उनमें सिकुड़न पैदा कर देती हैं, ठीक है, यानी सिकुड़ने लगती हैं। यानी बाह्य त्वचा जब अंतस्थीशियम, क्योंकि देखो दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, शुरू से समझो मेरी बात को, टेपिटम और मध्य त्वचा जब नष्ट हो जाती है, फिर इसके बाद हमारे अंतस्थीशियम और बाह्य त्वचा का बस बाह्य त्वचा रह जाती है। तो अंतस्थीशियम में से क्या होता है, वाटर लॉस होता है, पानी का जो है कमी होती है, वाष्प के द्वारा जाता रहता है, उड़ता रहता है, और इसके कारण जब उसमें वाटर लॉस हो जाता है तो जिसके कारण जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं, जो बाह्य त्वचा होती है वो अंतस्थीशियम की कोशिकाओं पे दबाव डालती है, उन्हें सिकुड़ने लगती है, और ये जो है अंतस्थीशियम की जो परत है वो आसानी से नष्ट हो जाती है। जब ये नष्ट हो जाती है, जब ये चारों परतें हमारी नष्ट हो जाएंगी, तो क्या होगा, ये परागपुट जो हैं, इनके पट जो होते हैं, ये पट है, प्रत्येक परागपुट यानी लघु बीजाणुधानी से समझ लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, तो ये परागपुट या फिर लघु बीजाणुधानी के जो पट होते हैं, ये सारी ही कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ठीक है सारी ही परतें नष्ट हो गई हैं, तो इनके ये चारों ही परतें हैं, जब ये नष्ट हो जाएंगी तो इसके परागपट और इसके परागपट, यानी कि इन दोनों के ही जो रास्ता है, यानी कि चारों लेयर जब नष्ट हो जाती हैं तो दो लघु बीजाणुधानी जो होती हैं या फिर परागपुट जो होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार से आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये दूसरी वाली भी, तो सेम ये चीज जब इसमें होगी तो दूसरी क्या है, बीच में अगर मैं इसमें मार्जिन बनाऊं तो ये एक पूरा क्या है, एक हमने बात की थी कि ये दो पालियां होती हैं, तो एक पाली में दो परागधानियां होती हैं और एक पाली में दो परागधानियां होती हैं, तो प्रत्येक पाली के दोनों परागधानियां जो हैं आपस में मतलब मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। इन दोनों के ये दोनों भी एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगी, इनकी भी चारों लेयर जब नष्ट हो जाएंगी इसी तरीके से, तो इनके परागकण भी एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से दो परागधानियां जो थी वो अब एक परागधानी हो चुकी है, तो प्रत्येक पाली में एक परागधानी का निर्माण अब हो चुका है, यानी कि बन चुकी है, क्योंकि दोनों के ही जो एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, संपर्क में आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जब डेहिसेंस होता है, जब पराग कोश का स्फुटन होता है, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके फटने पर दिक्कत नहीं होती, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से स्फुटन जो है पराग कोश का होता है। बात समझ में आई, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर देंगे। तो इस तरह से पराग जो कण हैं वो पराग कोश के बाहर ऐसे फ्री हो जाते हैं, यानी मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो यही था हमारे पराग कोश का परिपक्व पराग कोश का स्फुटन कि वो कैसे होता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने अभी जितनी चीजें पढ़ी हैं, फिर मैं इन सभी को लिख दूंगी, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि जब लघु बीजाणुधानी मैच्योर हो जाती है, मैच्योर जब वो तब होती है जब परागकण का निर्माण उसमें हो जाता है। परागधानी का मैच्योर होना ये बताता है कि परागकण, उसमें उपस्थित जो परागकण हैं वो क्या हो चुके हैं, मैच्योर यानी कि परिपक्व हो चुके हैं, ठीक है। परिपक्व होने के बाद पराग उसका स्फुटन यानी कि लघु बीजाणुधानी भी क्या हो चुकी हैं, उनमें से परागकण जो हैं वो परागकोश से बाहर जाएंगे, ठीक है। फिर होता क्या है, देखो जब हम अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो परिपक्व परागकण होते हैं वो लघु बीजाणुधानी के अंदर एक कैलोज परत की द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और एक परागधानी में परागकणों की जो संख्या है वो हजारों की संख्या में होती है, क्योंकि पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसीलिए पॉलन ग्रेन भी उतनी ही संख्या में निर्मित होते हैं, उतनी संख्या में वो बनते हैं, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन जो है वो चूके ना, ठीक है, पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 अगर संख्या में पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं तो वो कुछ तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लघु बीजाणुधानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें 4 परतों का निर्माण होता है, 4 परतें होती हैं उसमें। जब परागकोश का पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो परागधानी के अंदर
जो सभी परागकण कैलोस की परत से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, टेपिटम एक एंजाइम का स्त्रावण करता है जो कि उस कैलोस की परत को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। इससे क्या होगा, जो परागकण एक दूसरे से चिपके हुए थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद टेपिटम और मध्य त्वचा जो होती हैं वो दोनों ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि इनका काम बस यहीं तक था, ठीक है। क्योंकि टेपिटम और टेपिटम का काम क्या था, क्योंकि वो परागकणों को क्या कर रही थी, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते उनको खाना प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि उनको खाना दे रही थी। टेपिटम और मध्य त्वचा के नष्ट हो जाने के बाद अंतःस्थिशियम और बाह्य त्वचा जब बचती है तो अंतःस्थिशियम में से वाटर लॉस होता है, यानी जल जो है वो वाष्प के द्वारा चला जाता है, उड़ जाता है। जब उसमें से वाटर लॉस हो जाता है तो उसकी सेल्स जो है कमजोर हो जाती हैं और बाह्य त्वचा को आसानी होती है उन सेल्स पर दाब लगाने की। तो जब वो दाब लगाती है तो वो क्या करती है, बाह्य त्वचा अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं पर दबाव डालकर उन्हें सिकुड़ने लगती है, ठीक है। तो उसे सिकुड़ देती है, जिसके कारण अंतःस्थिशियम की जो लेयर है, जो परत है वो भी नष्ट हो गई और बाह्य त्वचा भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दो परागधानियां जो हैं या फिर दो परागपुट क्यों बोला था, जब परागधानी के अंदर परागकण का निर्माण हो जाता है मात्र कोशिका से तो हम वो क्या बन जाती है, परागपुट बन जाती है, यानी पॉलन सैक बन जाती है। तो एक पाली में जो दो पॉलन सैक्स होते हैं, यानी कि दो परागधानियां जो होती हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं, यानी कि प्रत्येक पाली की दो परागधानियां या दो परागपुट एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। जब परागकोश कैसा हो जाता है, जब परागकोश की स्फुटन की बारी आती है तब, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी पाली में भी यही होता है और फिर इस तरह से स्फुटन हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्फुटन किस किस तरह से हो सकता है, यानी कि जब परागकण यहाँ से निकलते हैं, बगल से निकलते हैं या सामने से निकलते हैं, वो चीजें हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले एक डेफिनेशन टाइप के लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको रफ करना पड़ेगा। इसे आप अगर बनाना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे देख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। इस क्रिया को अब हम लोग कुछ शब्दों में लिख देते हैं ताकि आप इसे नोट कर सको। तो सबसे पहले क्या होता है, परागकोश से परिपक्व परागकणों का मुक्त होना परागकोश का स्फुटन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन कहलाता है। सबसे पहले क्या होता है, परागधानी यानी लघु बीजाणुधानी में परागकण एक दूसरे से कैलोस की परत द्वारा जुड़े रहते हैं तथा टेपिटम कैलोस एंजाइम का स्त्रावण करके उस परत को नष्ट कर देता है तथा
सभी परागकण एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। अतः टैपेटम व मध्य त्वचा नष्ट हो जाती है। अब इतना नोट करो, फिर इसे रफ करके हम लोग इसके बाद में लिख दूंगी, ठीक है। तो इसे नोट करो, इतना नोट करो, फिर इसे रफ कर देंगे। इसके पश्चात अंतस्थिशियम से जल बाष्प के रूप में उड़ जाता है, यानी कि जल ह्रास हो जाता है, जल की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। जिसके कारण बाह्य त्वचा इस पर दबाव डालती है तथा इसे सिकुड़ देती है, ठीक है। इसके बाद यह दो परतें भी नष्ट हो जाती हैं तथा प्रत्येक पाली में उपस्थित प्रत्येक पाली में उपस्थित लघु बीजाणुधानी अथवा परागपुट एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टोटली मैंने आपको बताया है कि जो परागकोश का स्फुटन है उसकी क्रियाविधि मैंने बता दी है कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है, और वो भी अपनी भाषा में, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो भाषा लिखी है वो समझने वाली है, ना कि वो लिखने वाली है, ठीक है।
तो ये मैंने अपनी भाषा लिखी है और ये सबसे सरल है ताकि आप समझ पाओ आसानी से। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और अब हमें समझना है कि कितनी विधियां होती हैं, कैसे कैसे स्फुटन इसका हो सकता है। यानी कि बाह्य त्वचा नष्ट हो चुकी है, ठीक है, और अब बारी आती है कि वो टोटली परागकोश, जब हम ऐसा बना रहे थे, ऐसा बनाया था मैंने परागकोश, यहाँ से कैसे, यानी यहाँ से या फिर वो सामने से ऐसे फट रहा है, तो उसकी क्लिप से कि कितनी तरह से वो फट सकता है, तो उसका डायग्राम के हेल्प से मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी कि कितनी तरह का होता है। ठीक है, कि अगर वो एग्जाम में पूछ ले वैसे स्फुटन की विधियां कितनी तरह से हो सकता है। ठीक है, स्फुटन की विधियां, तो देखो स्फुटन की विधियां कैसे कैसे हो सकता है स्फुटन। ये परागकोश है, और ये उसकी जो फिलामेंट है परागकोश की वो है। ठीक है, ठीक ठाक बनाया मैंने। यहाँ पर दरार हो जाती है, कैसी हो जाती है, दरार हो जाती है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि ये इसमें जो वो स्फुटन है वो कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है। तो यहाँ से जो पॉलन्स हैं, ठीक है, दरार टाइप की बन जाती है, तो यहाँ से जो पॉलन्स हैं और अच्छा बना देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसे दूसरे कलर से हम लोग पॉलन ग्रेन्स को दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाता है, तो इस तरह से दरार यानी कि स्लिट बन जाती है एक तरह से। ठीक है, स्लिट बन जाती है और ऐसे पॉलन्स जो हैं वो यहाँ से फ्री हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। ये टाइप है पहला, तो इसे बोलते हैं लंबवत स्फुटन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, लॉन्गिट्यूडनल स्फुटन, यानी कि डेहिसेंस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस है। तो यहाँ पर क्या बन जा रही है, स्लिट टाइप की बन जा रही है, दरार बन जा रही है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर दरार टाइप की बन जा रही है जिसमें से पॉलन्स जो हैं वो जा रहे हैं। तो ठीक है, ये स्लिट है, स्लिट यानी कि दरार। ठीक है, तो इसी लंबवत यानी कि इस टाइप से लंबवत, क्योंकि इसमें वो हो रहा है, स्फुटन हो रहा है, तो इसे लंबवत स्फुटन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस बोला जाता है। इसके बाद सेकंड टाइप आ जाता है, सेकंड वाले में अनुप्रस्थ होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से जो परागकण हैं वो निकलेंगे, कहाँ से, इस टाइप से, यहाँ से उनका स्फुटन होगा। ठीक है, यहाँ से मूव करेंगे, यानी इस तरह से उसको काट दिया है, तो इस तरह से स्फुटन हो जाता है परागकोश का। ठीक है, तो इस तरह से निकलेंगे जो परागकण है। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ स्फुटन, और इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रांसवर्स डेहिसेंस। ठीक है, DE लिख दिया है मैंने शॉर्ट में, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप हो गया। दो टाइप और हमें और देखने हैं अभी, तो दो और किस तरह से हो सकता है स्फुटन इसका, तो उन्हें और समझते हैं। ठीक है, तो दो तरह से हो रहा है, एक तो दरार यानी लंबवत इस टाइप से, ठीक है, और स्लिट यानी स्लिट बन के जब स्लिट बन जाती है उसमें, और दूसरा है अनुप्रस्थ यानी कि उसको ट्रांसवर्सली, ठीक है, वो भाग बन जाए, वो जगह बन जाए जिसमें से स्फुटन हो सकता है, जिसमें से पॉलन्स जो हैं रिलीज हो जाएं। तीसरे टाइप में देखो क्या है, तीसरे टाइप को हम बोलते हैं
इसे हम बोलते हैं शीर्षस्थ स्फुटन, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है टर्मिनल डेहेसेंस। ठीक है, तो इसमें भी DE शॉर्ट में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसमें क्या होगा, ऊपर से रिलीज कर जाते हैं, यानी कि ऊपर जो है छिद्र बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ से जो है पॉलन्स रिलीज कर जाएंगे इस तरह से। इस तरह से पॉलन्स जो है रिलीज कर जाएंगे। दोनों में क्या बन जाएगा, पोर्स बन जाएंगे। तो पॉलन्स जो है यहां से रिलीज कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है ये पोर्स बन गए, पोर्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छिद्र। अब एक लास्ट चौथा टाइप और हम लोग देख लेते हैं कि और किस तरह से स्फुटन हो सकता है एंथर का। ठीक है, एंथर डेहेसेंस कर सकता है। ठीक है, तो चौथा टाइप है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें वाल्व बनते हैं। एंथर में क्या बन जाते हैं, वाल्व बन जाते हैं। इस प्रकार से वाल्व बन जाते हैं और इसे बोला जाता है हिंज वाल्व। ठीक है, इस विधि को। ऐसे इसमें वॉल्व बन जाते हैं, देखो। और इसमें से पॉलन्स कैसे रिलीज करते हैं, तो यानी कि यहां पर वॉल बन जाते हैं, यानी बीच में से, जैसे पॉलन है, ये मान लीजिए पॉलन हम लोग ऐसे बनाते थे ना, ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ पर बीच में वॉल बन गया है और यहाँ से हम उसको फाड़ करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर जो है पॉलन्स होते हैं, तो पॉलन्स में ऐसे वॉल्व बन जाते हैं। ठीक है, वाल्व जानते हो आप, तो हिंज वॉल्व इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाल्व बन जाते हैं और ये इस प्रकार का स्फुटन, और ये लास्ट है। ठीक है, तो हिंज वाल्व बन जाते हैं। इसे थोड़ा शेड कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे बोलते हैं हिंज वाल्व स्फुटन, या फिर हिंज वाल्व लिख देते हैं, हिंज वाल्व। हिंज्ड वाल्व, ये वाल्व। ठीक है, तो A, B, C और ये D, ये इतने तरह के हमें स्फुटन जो है देखने को मिलते हैं कि इस टाइप से जो है डेहेसेंस हो सकता है, किसका, एंथर का। ठीक है, तो ये विधियां हैं या फिर टाइप्स आप कह सकते हो, टाइप्स कह लो या विधियां कह लो, कुछ भी कह लो। ये इस तरह से 4 प्रकार का स्फुटन जो है पराग कोश का हो सकता है। ठीक है, एक होता है स्लिट, यानी दरार बनाकर, या फिर लंबवत हम उसको कह सकते हैं, जैसे फाड़ दिया है तो उसमें से जो है पराग कण जो है वो रिलीज हो रहे हैं। दूसरा टाइप कैसे है, अनुप्रस्थ, यानी बीज में से मतलब पराग कोश को अगर हम काट दें तो उसमें से जो मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज कर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। पोर्स बना करके बिल्कुल टर्मिनल पार्ट पर जब पोर्स बन जाए उसके, ठीक है, तो इसीलिए स्फुटन इसलिए बोला गया है क्योंकि बिल्कुल टर्मिनल पार्ट पर पोर्स बन जाते हैं और वहां से पॉलन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। और चौथा है वाल्व बन करके वाल्व बन जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, ये मतलब इसको फाड़ा है तो ये उसका ढक्कन टाइप का था पहले। ठीक है, तो ऐसे वाल्व बन जाते हैं, तो जिसे हम हिंज वाल्व बोलते हैं। और ये हमारी चौथी विधि है किसकी, स्फुटन की। तो ये हम लोगों ने आज की वीडियो में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि परागकण की संरचना क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जो परागकण होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है,
वो हमारा मेल गैमिट नहीं होता है, वो हमारा मेल गैमिटोफाइट होता है, क्योंकि उसके अंदर मेल गैमिट बनते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।